अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डैशिंग लाइसियम। डेट है आज की 17 फरवरी 2023 और आप सबको खुशामदीद कहते हैं एडिटोरियल डिस्कशन सेशन में। आज हम टोटल 2 इश्यूज डिस्कस करेंगे। पहला इशू है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये द न्यूज़ के ओपिनियन सेशन से लिया गया है। और दूसरा इशू है द अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये डेली टाइम के अखबार से, आज के अखबार से ये इशू लिया गया है और इसमें एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर है उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट के बारे में बात की गई है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट देख लीजिए, नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ इवल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। ये कोट एडमंड बर्के की कोट है। और इसका मतलब है बुराई की जीत के लिए जरूरी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। इस कोड को हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। फर्ज कीजिए आप किसी बस में जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेन में हैं और आप देखते हैं कि किसी औरत को कुछ लोग हैरेस कर रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। ठीक है, देखिए आपकी जो हो सकता है आप औरतों की इज्जत करते हो, उनका एहतराम करते हो, बट जब आप ये चीजें देखते हैं कि किसी औरत की आपके सामने हैरेसमेंट हो रही है या उसके ऊपर कुछ गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं और आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब है आप उस बुराई में अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं, आप उस बुराई को होने दे रहे हैं और आप उसको रिवर्स करने के लिए अपना कोई इनपुट नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बुराई की जीत में शुमार होती है। देखिए इस्लाम में एक हदीस है कि अगर आप किसी बुराई को होते हुए देखें तो उसको अपने हाथ से रोकें, और अगर आप उसको अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी जुबान से उसको रोकने की कोशिश करें। अगर आप में उतनी भी हिम्मत नहीं है तो आप कम से कम अपने दिल में उस चीज को बुरा समझें, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। ये हदीस में हमें ये चीज बताई गई है कि आपने कोई भी गलत काम अगर हो रहा है, अगर आप नहीं कर रहे तो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आप करते हुए उसको देख रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे, तो आप असल में उसको होने देने के लिए कसूरवार है। और यही सेम चीज आप पॉलिटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं जी जो पॉलिटिशियन है वो तो करप्शन करते हैं, उनकी सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं, उनका एक ही काम है कि जब भी वो पावर में आते हैं तो वो अपनी जो पावर है उसका अब्यूज करते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं बाहर के मुमालिक में, अपने बच्चों को बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं और आवाम को वो झूठे दावों पे ही रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उससे मुतनफर होके क्या करेंगे, आप वोट नहीं डालेंगे। तो असल में वोट ना डालना ये इस चीज की अक्कासी है कि आपका सिस्टम पे एतबार नहीं है। जो सिस्टम, जो वोट आपने डाला है उससे वही पॉलिटिशियंस सामने आएंगे जो कि बाद में करप्शन करेंगे। ये चीजें मद्देनजर रखते हुए आप वोट डालते ही नहीं है, तो असल में आप क्या कर रहे हैं, आप उस बुराई को होने दे रहे हैं। आप करप्शन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने वोट का इस्तेमाल करप्शन के खिलाफ नहीं कर रहे, आप बल्कि वोट ना देके करप्शन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको और वाइड कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए से मैंने इस कोड को, एडमंड बर्के की कोड को आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जी हमारा आज का एडिटोरियल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस एडिटोरियल में हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक नीड है, उसके बारे में बात की गई है और उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें हमारी तरक्की के लिए, कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस रेस में पीछे ना रहें तो हमें भी अपने जो इदारे हैं, अपने मुल्क के बाकी जितने भी सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, और इससे एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट अप करेगी, हमारी इकोनॉमी भी सस्टेन होगी इससे। ठीक है, ये आर्टिकल आप पाकिस्तान अफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जीएसए में टेक्नोलॉजिकल के जो पोर्शन है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट अफेयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आपको पता है कि इस दफ़ा 2023 का जो ऐसे है उसमें भी इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन था। आज के दौर में वही मुल्क दुनिया को रूल कर रहे हैं, वही दुनिया को लीड कर रहे हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, जैसे अमेरिका।
ब्रिटेन या आप यूरोप देख लीजिए, वो सारे के सारे डिजिटलाइज वर्ल्ड है और डिजिटल टेक्नोलॉजी में वो अपना एक खास मुकाम रखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि चैट जीपीटी ये अमेरिका ने लॉन्च किया और अभी हम आगे इस एडिटोरियल में इसके बारे में बात करेंगे कि चैट जीपीटी है क्या और ये कैसे एआई के जरिए से दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है। तो आइए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, कोविड पेंडेमिक में जब तमाम बिजनेसेस वो बंद पड़ गए थे, तब उस वक्त जिस बिजनेस ने सबसे ज्यादा इमर्ज किया वो था टेक्नोलॉजी का बिजनेस। और टेक्नोलॉजी में एक नया बूम देखने को मिला। जिस वक्त लॉकडाउन तमाम दुनिया में चल रहे थे, उस वक्त टेक्नोलॉजी की बदौलत ही इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे और अपना एक लिंक इस्टेब्लिश किया। इसी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। पाकिस्तान को दोस्तों टेक्नोलॉजी में इमर्ज करने की जरूरत है। अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का, इस पोटेंशियल का जो पाकिस्तान के पास अभी है, उसका सही से लेवरेज हासिल किया तो हमें तकरीबन 59.7 बिलियन डॉलर में हमारी इकोनॉमी में ये इजाफा हो सकता है। हम इसमें इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं और ये तकरीबन 19% ऑफ 2020 में हमारी जो जीडीपी थी पूरे कंट्री की, उसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसमें पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। और यही चीज जब आप टेलीनॉर एशिया की एक स्टडी डिजिटल लाइव डिकोड में देखेंगे तो 54% पाकिस्तानीज ने ये कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने हमारे जो कैरियर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा किया, हमें हमारी स्किल्स को डेवलप किया और हमें जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड की। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। आप ये देखिए, ये जो आप ये डिजिटल लाइव रिकॉर्ड्स 2022 की रिपोर्ट है, आप इसको एसए में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2022 यहाँ पे सन भी है और रेफरेंस टोटली आपके पास यहाँ पे मौजूद है, आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इनकम जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। आप अपने घर बैठे ही फॉरेन क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करके उनको सेंड कर देते हैं, ठीक है, और इससे जो डॉलर्स में आप इनकम कमा सकते हैं। यही सेम चीज बताई गई है डिजिटल लाइव डिकोड की 2022 की रिपोर्ट में, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। और उन्होंने मजीद पाकिस्तानी का सर्वे किया और उसमें पता चला कि 38% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी ने हमें नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो हमारे लिए आसान हुई है। हम किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो हम गूगल पे जाते हैं और सिर्फ एक छोटी सी कमांड देते हैं तो वो हमें हजारों पेजेस खोल के उससे रेलिवेंट हमें दिखा देते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकते हैं। हमें कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें अपना पैसा स्टॉक में लगाना है, नहीं लगाना, किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन से ही आती हैं। नेक्स्ट है जी, जो प्राइवेसी है एंड सिक्योरिटी है वो आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है यूज़र के लिए, कि यूज़र का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, ठीक है, उसको थेफ्ट किया जा रहा है और उस डाटा को गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो फाइनेंशियल थेफ्ट है उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इमर्ज करने के साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन पे भी हमें अपनी एनर्जीज लगानी चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए जो फायरवॉल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेवलप करना चाहिए ताकि ये जो डाटा का थेफ्ट है और फाइनेंशियल आइडेंटिटीज़ है, फाइनेंशियल क्रेडिट जो कार्ड है उसका थेफ्ट वो मिनिमाइज हो सके। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 में ये बताया गया कि पाकिस्तान को इस वक्त डिजिटल रिस्क का खतरा है। उसमें सबसे प्राइम जो चीज़ है वो है लॉस ऑफ प्राइवेसी, डाटा फ्रॉड होता है,
ठीक है जी। फिर थेफ्ट होता है, फिर साइबर एस्पोनाज होता है जिसमें जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो रिवील की जाती है। और इसी के साथ ही ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो 18th है आउट ऑफ 38th एशियन पैसिफिक नेशन में। तो इतना लो हमारा रैंक है और इतनी ज्यादा यहाँ से प्राइवेसी ब्रीच होती है। नेक्स्ट जी राइटर कुछ रिकमेंडेशन इस हवाले से दे रहा है और इसके बारे में वो सबसे पहले जो कंपनीज है ना टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री वो ही इसको काउंटर कर सकती हैं और उनको एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो कि प्राइवेसी थेफ्ट को फुल प्रूफ सिक्योर करे और उनकी कैपेबिलिटीज को उनको इनहेंस करना चाहिए ताकि वो साइबर अटैक को डिटेक्ट कर पाएं और उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाएं। ठीक है, उनको अपनी कैपेबिलिटीज इस तरीके से डेवलप करनी चाहिए। देखिए जो साइबर अटैक्स हैं वो आज के डिजिटलाइज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आए दिन किसी न किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक किया जाता है और हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि हम उसको टाइम रहते जल्दी से रिकवर कर पाएँ, उसको टाइम लगता है। सबसे पहले हमें अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि वो जो ब्रीच है वो हो ही ना पाए, और अगर हो जाए तो उसको रिकवरी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए और ऐसे लेकुनास को फाइंड आउट करना चाहिए कि उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज कर दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जो साइबर अटैक्स की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये सिर्फ वेबसाइट पे नहीं, मोबाइल्स पे, मोबाइल के सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच किया जा रहा है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी को उसको फुल प्रूफ करने की ज़रूरत है। फिर जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको भी फुल प्रूफ करने की ज़रूरत है ताकि, और ये कौन करे, ये इसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो एक्सपर्ट्स हायर किए जाएं ताकि वो इसके जो रिस्क है प्लस इसका जो थ्रेट्स है उसको मिनिमाइज कर सके। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 10 सालों में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होंगे जो कि ख़त्म होने वाले हैं, उनका आपको और उनको रिप्लेस करेगा एआई। आप अभी जैसे कुछ दिन पहले चैट जीपीटी, ओपन एआई कंपनी की तरफ से ये एक नया सॉफ्टवेयर एआई बेस है वो लॉन्च किया गया है और ये असल में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इसने डिजिटल टेक्नोलॉजी को और उसके यूज़ को। चैट जीपीटी असल में एक चैट बोट है जिस पर आप कुछ लिखते हैं, कुछ सवाल टाइप करते हैं और ये आपको उसका जवाब देती है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप 3000 वर्ड का एक ऐसे लिखना चाहते हैं, आपको सिर्फ करने वाला काम ये है कि आप उसको एक टॉपिक देंगे कि मुझे इस टॉपिक पे 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख दो, तो वो सारे का सारा एआई पीछे उसके रन होगी और वो 3000 जो वर्ड्स हैं 3000 वर्ड का आपको ऐसे जनरेट करके दे देगी। ये एजुकेशन सेक्टर को इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई टीचर कोई असाइनमेंट देता है और लिखने वाला काम तो इसमें तो 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी क्यूरी इसको टाइप करेंगे तो ये आपको उसका जो रिजल्ट है वो जनरेट करके दे देगी। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं और आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकें तो उस पे आप आइडियाज भी तलाश कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स है वो लाइक ह्यूमन है, जैसे कोई दूसरी तरफ कोई एक इंसान बैठा हो और आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको एक वेबसाइट पे टास्क मिला है उसको जनरेट करने का, उसको क्रिएट करने का, तो आप उस पर सिर्फ एक कमांड लिखेंगे और वो सारे का सारा कोड उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उसको उसके काम को तकरीबन 80% रिड्यूस कर देगी। नेक्स्ट जी राइटर 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लॉन्च करने के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी को पूरे मुल्क में उसके जाल बिछा दें। अभी पाकिस्तान को फॉर द शॉर्ट टर्म गोल्स
4G टेक्नोलॉजी के साथ ही इसी को बेहतर बनाना चाहिए। जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये 5G टेक्नोलॉजी असल में एफिशिएंसी को बेहतर कर देती है। आपकी जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है, उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम इनहेंस कर देती है। पाकिस्तान हर साल 20,000 IT ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं और चूंकि हम उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारी जो IT की जो इंडस्ट्री है वो उस तरीके से प्रॉस्पर सही नहीं कर रही। पाकिस्तान इस टाइम 4th हाईएस्ट वर्क फोर्स इन द वर्ल्ड है। हम जो फाइवर है, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमारी जो यूथ है वो फॉरेन क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनके प्रोजेक्ट्स को और ऑर्डर्स को फुलफिल कर रही है। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है अर्जेंसी ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर है, इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन हो चुकी है, तो उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें न्यू एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, हम ऐसे स्मार्ट तरीके से अपनी एग्रीकल्चर को मैनेज करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड यहाँ से प्रोड्यूस की जा सके, ताकि उससे जो 8 बिलियन की पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरियात को सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, ये एडिटोरियल आप पाकिस्तान अफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के साथ ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो क्लाइमेट है वो इम्पेक्ट करता है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली। आप इस इशू को ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आर्गूमेंट आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो आपको मालूम है कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे के हवाले से। तो और साथ में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन होगी, उसमें आप आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंशियंट टाइम में जो लोग थे, उनकी फूड का सबसे बड़ा जरिया जो होता था वो होता था हंटिंग। जहाँ पे उनको ज़्यादा हंटिंग मिलती, वहीं पे वो रहना शुरू कर देते। जब इंसान ने पहली दफ़ा फार्मिंग करना सीखा, तभी से एक्चुअल में सिविलाइजेशन की बुनियाद पड़ी। ठीक है, और एग्रीकल्चर चूँकि इंसान की सिविलाइजेशन में एक बैकबोन की हैसियत रखती है, और ये सबसे बड़ा ज़रिया है फूड और बहुत सारे लोगों के रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लोग इसमें काम करते हैं, इसमें कई मज़दूर हैं, फार्मिंग करते हैं, उनका रोज़मर्रा का जो डिपेंडेंस है वो फार्मिंग पे होता है। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रेरियन सोसाइटी है, इस वजह से हमारा जो 21% ऑफ कंट्रीज़ GDP है वो इस पे डिपेंड करता है, और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 45% एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, एक मज़दूर की शक्ल में या फिर एक किसान की शक्ल में। पाकिस्तान के तकरीबन 44%, और 2019 के वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसका 37% एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो रिसेंट सिनेरियो है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज चूँकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये इंटरनेशनल इशू है, इसकी वजह से फार्मर्स को खुराक की प्रोडक्शन में और उसको यील्ड में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है और सीवियर वेदर, इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती देखने को मिली है। आए दिन जो मौसम है वो हार्श से हार्श होता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्राउट्स वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड्स हैं, अभी आपने 2022 का फ्लड देख लिया, कितना ज़्यादा हैवोक इसने क्रिएट किया पाकिस्तान में। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव्स हैं वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं फूड की प्रोडक्शन पे। और क्लाइमेट चेंज एक और फिनोमेना के साथ भी क्लोजली एसोसिएट है, वो है रेनफॉल। रेनफॉल नहीं होता, जिसकी वजह से जो वाटर स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी अवेलेबल नहीं है,
और जब पानी नहीं है तो ड्रॉट्स आते हैं। तो हमें इन कंडीशन में एक ऐसे एग्रीकल्चर सिस्टम की ज़रूरत है कि जो ना सिर्फ क्लाइमेट के साथ रेजिलिएंट हो, इसकी जो हार्शनेस है उसको उसमें भी सरवाइव करे, बल्कि वो सस्टेनेबल भी हो। इसमें जी जो सोल्यूशन दिया गया है राइटर की तरफ से वो ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ऐसी एग्रीकल्चर जो कि क्लाइमेट को रेजिलिएंट हो और उसमें हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करे। और इसी की वजह से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर असल में 3 जो गोल्स हैं उनको सेटिस्फाई करती है। पहला ये है कि ये जो फूड की सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज करती है, फार्मर की जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर बनाती है, और जो एंड पे मेन सोर्स है क्लाइमेट चेंज का वो है GHGs इमिशन, उसको ये कंट्रोल करती है। क्योंकि GHGs का एग्रीकल्चर के साथ क्या ताल्लुक है, आप लोग जो पेस्टिसाइड्स वो यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर, उसकी जो प्रोडक्शन है वो जो केमिकल्स हैं उनके बनाने में GHGs और पेस्टिसाइड में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो असल में खुद GHGs का एक मेंबर है। जैसे नाइट्रेट्स वगैरह या फॉस्फेट वगैरह, ये सारी चीज़ें GHGs ही हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को कैसे अचीव किया जाए। देखिए, हम टेक्नोलॉजी की अभी बात करें, हमें उस टेक्नोलॉजी को अपनी एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई करना है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। और ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही मुमकिन हो सकती है। सैटेलाइट का डाटा इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपको ये मालूम पड़ेगा, या फिर जो विंड स्पीड है वो कैसी है, कौन सी ऐसी लैंड है जो कि ज़्यादा सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे फार्मर्स को जो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उससे आगाह कर देगी। कितना एक फार्मर को 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में 1 एकड़ के लिए पानी की ज़रूरत है, कौन सी क्रॉप्स कितना पानी इस्तेमाल कर रही है, और उसकी जो बेस्ट यील्ड है, बेस्ट उसका जो आउटपुट है वो कैसे प्रोवाइड होता है, वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, और इसी वजह से उनका जो आउटपुट है, उनकी जो यील्ड है वो हमारी यील्ड से बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा होती है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी यील्ड को बेहतर बनाना है, ताकि जो पाकिस्तान की आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी और इस तरह के जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनाने की ज़रूरत है। आगे चलिए जी। नेक्स्ट जी, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, ये ऐसी किस्म की क्रॉप्स होती हैं जो कि हार्श क्लाइमेट में भी अपने आप को विदस्टैंड कर लेती हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस किस्म का क्लाइमेट है, ये हार्श से हार्श सिचुएशन में भी सरवाइव कर जाती हैं और ये बेहतर आउटपुट देती हैं। इनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ख़ास किस्म के ट्रेड्स वो इंसर्ट किए जाते हैं जो कि इनको हर किस्म के कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एलिजिबल बनाते हैं। फिर चाहे ड्रॉट हो, फिर चाहे फ्लड हो, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इनकी जो यील्ड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यील्ड बेहतर होती है। हमारे पास जी यहाँ पे एग्जांपल है ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स की। इसमें सोरगम है, माइलेट है और कैसेवा है। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि डीप रूट प्रोड्यूस करती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, लिहाजा वो पानी को, वाटर को बहुत गहराई में भी जाके वो जज्ब कर लेती हैं, और वो जितना मर्जी हार्श कंडीशन और ड्रॉट जितना मर्जी प्रोलॉन्ग हो जाए, वाटर को वो फिर भी ज़ेरे ज़मीन से जाके एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं। इस तरीके से ड्रॉट का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है हीट टॉलरेंट क्रॉप्स। इसमें राइस,
मेज, वीट जो गंदम है वो जितना मर्जी हार्श कंडीशन, और ये जो क्रॉप्स हैं ये मौसम गर्मा में ज्यादातर कल्टीवेट होती हैं जब ज्यादा गर्म मौसम होता है, क्योंकि इन पर हीट का कोई असर नहीं है इतना ज्यादा, तो इनकी क्वालिटी को बेहतर करके हम अपनी एग्रीकल्चर की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स। इसमें राइस, आपको पता है कि राइस को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो फ्लड कंडीशन में भी राइस की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर कोई कमी नहीं होती। नेक्स्ट है जी पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, खासतौर पे ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए से इनके बीज को तैयार किया जाता है और डिजीज़ का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे आप इसकी एग्जांपल बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंगल। नेक्स्ट जी राइटर रिकमेंडेशन दे रहा है, इसमें हमें जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एक ऐसा तरीकाकार है लैंड को हम सस्टेनेबली कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो एग्रो फॉरेस्ट्री। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रीज को और आम जो क्रॉप्स हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉप्स हैं और साथ में एक लाइन में ट्रीज चल रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स हैं और साथ में जो दरख्त हैं जंगलात लगाए हुए हैं, मतलब जंगलात और जो फार्मिंग है वो एक साथ की जा सके। क्योंकि जंगलात का क्या काम होता है, ट्रीज ये करते हैं कि जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनको रिवर्स करेंगे और क्रॉप आपको प्रोडक्टिविटी देंगे, आपको फूड प्रोवाइड करेंगे, तो एक ही स्पेस में दोनों काम चल रहे होते हैं। तो चूंकि एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेट करती है ट्रीज को, क्रॉप्स को और बाकी जो आम माल मवेशी आप इसके साथ एक जगह स्पेसिफाई करके वहां पे उनको पाल सकते और वहां से प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, तो ये एक एग्रो फॉरेस्ट्री का एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर राइटर आगे जाके ये बात करता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें रोल है और बाकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसमें एक रोल प्ले कर सकती हैं। गवर्नमेंट कैसे इसमें रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट फार्मर्स को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट जी गवर्नमेंट न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकती है, जैसे रिड्यूस टिलेज। अब ये क्या है, रिड्यूस टिलेज क्या होता है? आपने देखा होगा ये यहाँ पर आपने देखा होगा फार्मिंग में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं कुछ फासले पे, ये इसको कहते हैं रिड्यूस, कम फासले पे छोटी छोटी क्यारियां बनना। इनकी जो डेप्थ होती है वो बहुत छोटी होती है और इससे फायदा ये होता है कि ये पानी को यहाँ पे कंजर्व कर लेती है और जितना पौधे को पानी की जरूरत होती है उतना वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस टिलेज सिस्टम कि आप एक पूरे फार्म को एक साथ पानी दे दें, इससे बेहतर है कि आप इस तरह की क्यारियां बनाएं और उन क्यारियों में थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे, इसमें पानी की कंजर्वेशन भी होती रहती है। उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। इसका क्या मतलब है? एक ही फील्ड में आप जब एक साइड पे, जैसे यहाँ पे टोमेटो, इधर आप गार्लिक, तो एक ही फील्ड में जब आप दो डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। मैनेजमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इनको दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आते हैं जी प्राइवेट सेक्टर पे। देखिए ऐसे प्राइवेट सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए। वो ऐसे इक्विपमेंट बना सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर और ज़्यादा सस्टेन हो जाए या और ज़्यादा आसान हो जाए, स्मार्ट एग्रीकल्चर अचीव की जा सके। तो प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में अपना रोल अदा कर सकता है जी। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जी चैलेंजेस टू स्मार्ट एग्रीकल्चर, सबसे पहले ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। जो फार्मर्स हैं उनको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में मालूम ही नहीं है
कि ये किस बला का नाम है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनको इस बारे में भी इल्म नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो अवेयरनेस का है। उसके बाद लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, फार्मर के पास अगर वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो उनके पास अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियां ही नहीं है, या अगर उनके पास मार्केट है तो वहां तक उनकी एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। देन जी लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी जो R&D है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पाकिस्तान में R&D पे कोई तवज्जो नहीं होती। हमें इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट करना चाहिए लोगों को, ताकि वो जो फूड की इनसिक्योरिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये थे जी 2 आर्टिकल आज के। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। नेक्स्ट जी एक छोटी सी असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये आर्टिकल 1 आप पढ़ चुके हैं, आप उसके बारे में ओपिनियन अपना लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ रेजिलियंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज कैन बी अचीव्ड। ये दोनों क्वेश्चन आपने 2 पेजेस पे अपना ओपिनियन राइट करना है और मुझे टेलीग्राम चैनल पर इस पोस्ट के कमेंट के नीचे आपने इस अपने आंसर को पोस्ट करना है। ठीक है जी, आप मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के आर्टिकल से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।